सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, जेई एडवांस 2024 का पेपर वन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स। तो अच्छा मतलब मैं बोलूंगा तो रिलेटिवली इजियर साइड पे था। तो हम लोग देख रहे हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को, आप भी साथ साथ बनाते जाइए। चलिए, पहला सवाल। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 2 और लिमिट ये दिया हुआ है। बच्चों ये ना सी निकालने का काम आएगा। क्या निकालने का काम आएगा? सी, इंटीग्रल कांस्टेंट वाला जो सी रहता है। और ये ऐसा क्वेश्चन इंस्पायर्ड है, कई बार हम लोग कर चुके हैं। लिमिट टी टेंड्स टू एक्स, टी का पावर 9 माइनस एक्स का पावर 9, टी का पावर 10 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स का पावर 10 एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1। अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये 0/0 फॉर्म है। तो यहां पे एल एच रूल लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? एल एच रूल। तो किसके रेस्पेक्ट में? टी की लिमिट है तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका क्या होगा? 9 टी का पावर 8, एक्स का पावर 9 का क्या हो जाएगा? आप इसका क्या हो जाएगा? टी के रेस्पेक्ट में ना, तो 10 टी का पावर 9 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स का पावर 10 एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 1। है ना, ऊपर नीचे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। एक्स उस समय कांस्टेंट है, उसको ऐसे ही जाएगा। अब टी की जगह क्या डाल देना? एक्स। तो क्या बन जाएगा? 10 एक्स का पावर 9 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स का पावर 10 एफ डैश ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई 9 एक्स का पावर 8 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या बना है? तो 10 एक्स का पावर 9 एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई, नीचे लिख देते हैं बच्चों 9 एक्स का पावर 8 ऐसा, माइनस एक्स का पावर 10 डिवाइड बाई 9 एक्स का पावर 8 एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या? 1। तो ये दोनों कट गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब बच्चों अब ये 10/9 एक्स, एफ ऑफ एक्स को मैं लिख दे रहा हूं वाई, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स को क्या लिख दिया? डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू कितना? 1। अब हम ये अगर आप ध्यान से देखें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है वाई में। तो क्या कर रहा हूं? -9/x स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे? -9/x स्क्वायर से। तो इस पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? dy बाई डी एक्स। फिर माइनस 9/x स्क्वायर इंटू 10/9x y इज इक्वल टू -9/x स्क्वायर। ठीक, सब में मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया। तो बचा क्या बच्चों? dy बाई डी एक्स माइनस 10y/x इज इक्वल टू -9/x स्क्वायर। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। e का पावर इंटीग्रेशन माइनस पी डी एक्स, तो ये हो जाएगा -10 ln x, -10 में ये ऊपर चला गया तो e का पावर ln x का पावर -10, तो कितना बनेगा? x का पावर -10 मतलब कितना? 1/x का पावर 10। ये क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोई इशू किसी को? नहीं ना? नहीं। अब क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है। तो क्या सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस क्यू ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो y अपॉन y इंटू 1/x का पावर 10 इज इक्वल टू -9x का पावर 12 dx प्लस सी। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब पलट रहे हैं तो y x का पावर 10 इज इक्वल टू -9। तो इसका कैसे लिखेंगे? x का पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1। किसका इंटीग्रेशन? x का पावर -12 का, x का पावर -12 का, x का पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1 प्लस सी। अब मेरे को क्या चाहिए? सी निकालना है। कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में,
एफ ऑफ 1 बराबर 2, मतलब x की जगह 1 डालूंगा और y की जगह 2 डालूंगा। तो y की जगह 2 डाला, x की जगह 1 डाला। -9 ये कितना हो गया बच्चों, -11। x की जगह 1 डालूंगा प्लस c, तो c कितना निकल रहा है, इधर ले आओ। 20 - 9/11 कितना हो जाएगा बच्चों लोग, c 22 - 9 13/11। क्लैरिटी है सबको? और फाइनल आंसर लिखें तो y डिवाइड बाई एक्स का पावर 10 इज इक्वल टू, ये -9 है, ये -11 है, तो क्या लिखेंगे 9/11 एक्स का पावर -11, तो 1/x का पावर 11 लिख दो, इज इक्वल टू c कितना है 13/11। ये 9/11 था ना बच्चों, 10 धोखे से लिखा गया। ठीक, ओके। अभी x का पावर 10 उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो y इज इक्वल टू 9/11 x का पावर 10 डिवाइड बाई x का पावर 11 प्लस 13/11 x का पावर 10। कोई इशू किसी को नहीं? ये दोनों कटे कितना हुआ x, तो फाइनल आंसर है 9/11 बाई एक्स प्लस 13/11 x का पावर 10। ओके, चलिए चेक करें। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पक्का। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन जनरल है, कई बार पूछ चुका है, मेंस में भी पूछ चुका है, एडवांस में भी पूछ चुका है, तो हम लोगों ने फटाफट बना लिया। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट अपीयर फॉर ए क्विज कंटेनिंग ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, आंसर्स ऑल द क्वेश्चन, है ना, तो मतलब छोड़ता नहीं किसी भी क्वेश्चन को। द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन, गेसेस द आंसर ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन। तो बच्चों ऐसा सोच लो, कुछ लोगों का आंसर वो जानता है, कुछ लोगों का आंसर वो क्या करता है, गेस करता है। ठीक, और whenever the student knows the answer, जब भी आंसर जानता है, he gives the correct answer। जब जानता है और करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या है, 1। assuming the probability of a given of the student giving correct answer for a question given that he has guessed is 1/2, मतलब गैस कर रहा है और सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। ठीक है। Also assume that the probability of a given answer of a question being guessed given that it is correct is 1/6, मतलब हमको दिया हुआ है, ये बोल दिया है कि करेक्ट है और आपको बताना है गेस किया हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 1/6। ठीक है, मतलब बच्चों ये बेस थ्योरम का सवाल हो गया। हमको बताना है कि गैस के रास्ते करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो करेक्ट है ये हमको पता है, तो करेक्ट कितने तरीके से हो सकता है ये हमको नहीं पता। आंसर कितने तरीके, मतलब जैसे कितने क्वेश्चन है, कितने का जवाब पता है, कितने का नहीं पता, नहीं पता हमको, तो हम मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेट उसको आंसर पता है, वो क्या है, ए। तो आंसर नहीं पता तो क्या होगी, 1 - ए, है ना। और आंसर कितने तरीके से सही हो सकता है उसको हम नीचे लिखेंगे क्योंकि वो चीज हो चुकी है। तो आंसर कितने तरीके से सही हो सकता है, दिस आता हो क्वेश्चन और सही जवाब दो, आने की प्रोबेबिलिटी ए, सही जवाब होने की प्रोबेबिलिटी 1। नहीं आता हो क्वेश्चन, तुक्का लगाए हो और सही जवाब दो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, ये करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। और P ऑफ G बाई C मतलब आपको बताना है कि गेस के रास्ते से करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उसको ऊपर लिखना रहता है, तो कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू 1 - ए, गेस के रास्ते करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, और नीचे क्या, दोनों तरीके से करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। यही तो होती है बच्चों क्या, बेस थ्योरम। इसकी वैल्यू क्या दी है, 1/6, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/2 - a/2 डिवाइड बाई a प्लस 1/2 - a/2, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/2 - a/2, a - a/2, a/2 प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो 1/6 a/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 - a/2, तो ये जाएगा a/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/2 - a/2, तो a/12 प्लस a/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/12, ये बच्चों 12 हो गया, ये कितना हो जाएगा 7a/12, ये हो गया बच्चों 12 हो गया, ये कितना हो जाएगा 5/12, 12 कट गया, तो a इज इक्वल टू कितना है 5/7। तो ये क्या था,
प्रोबेबिलिटी डेट ही नोज द आंसर, ये कितना हो गया 5/7। तो नहीं जानने का आंसर क्या होगा 2/7। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है द प्रोबेबिलिटी डेट स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ ए रैंडमली चूजन, तो नोज की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 5/7। ठीक है, मैं होपफुल हूं कि समझ में आया होगा। बेस थ्योरम का सवाल था, अच्छा सवाल था, छोटा सा सवाल था। हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की, अगला सवाल को प्रोसीड कर रहे हैं बच्चों। एक्स कौन से क्वाड्रेंट का दे दिया बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट, कॉट एक्स की वैल्यू दे दी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों इधर देखिए, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले, तो क्या हो जाएगा साइन 11x/2 साइन 6x माइनस साइन 11x/2 कॉस 6x। कोई इशू किसी को, अंदर मल्टीप्लाई किया बस, प्लस कॉस 11x/2 साइन 6x, फिर प्लस कॉस 6x कॉस 11x/2। अब इधर गौर से देखेंगे बच्चों, तो अगर आप, तो ये क्या है साइन ए साइन बी, ये क्या है कॉस ए कॉस बी, दोनों के बीच में क्या है प्लस, तो किसका फॉर्मूला है वो कॉस ऑफ ए माइनस बी का। कोई इशू किसी को। अब इधर देखिए, ये क्या है साइन ए कॉस बी, ये क्या है कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, बीच में ये माइनस है ये प्लस है, तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो कितना हो गया ये कॉस, ये हो जाएगा बच्चों x/2 प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों साइन x/2। क्लैरिटी है सबको, आना तो बोलो, है ना। तो अब मेरे को cos x/2 और sin x/2 चाहिए, आंसर आ जाएगा। तो cot x दिया हुआ है, cot x कितना दिया हुआ है -5/√11। बच्चों x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से लेके x किसके किसके बीच में π/2 से लेके पाई के बीच में, तो x/2 कहां से कहां तक होगा π/4 से लेके π/2। मतलब जो भी आप रेशियो लिखोगे दोनों पॉजिटिव ही लिखोगे, ठीक। तो बच्चों ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ओके, खैर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है तो उसमें ज्ञानबाजी करने की जरूरत है नहीं, ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये कितना हो गया बच्चों 5, ये हो गया √11, तो ये कितना बनेगा 6 बनेगा, उम्मीद कर रहा हूं कि 6 बनेगा। तो चलिए अब देखिए cos x कितना बनेगा बच्चों 5/6। अब मेरे को cos x/2 चाहिए मान लो, तो यहां पे फॉर्मूला लगा दूंगा क्या 2 cos square x/2 -1 = 5/6। तो 2 cos square x/2 = 1 + 5/6। कितना होगा बच्चों cos square x/2 यहां से 11/12। तो cos x/2 कितना होगा बच्चों √11/2√3। तो √11/2√3 कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। sin x/2 भी निकाल ही देता हूं लगे हाथ। तो cos x है बच्चों क्या 5/6, तो 1 - 2 sin square x/2 बराबर 5/6। अल्टी पल्टी कर दो तो 1 - 5/6 = 2 sin square x/2। तो कितना हो जाएगा 1/6 = 2 sin square x/2। तो sin x/2 कितना होगा बच्चों √1/12 मतलब 1/2√3। ओके, प्लस क्यों ले रहा हूं समझ में आया ना, मॉड क्यों नहीं लिया, प्लस डायरेक्ट क्यों लिख ले रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख रहे हैं, एलिप्स का लग रहा है ना, दिखने में तो एलिप्स लग रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है कंसिडर द एलिप्स, ओहो सॉरी, क्या दिया हुआ है कंसिडर द एलिप्स। तो पन्ना पलट के एलिप्स बना लेते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है वर्टिकल एलिप्स है, ये मेरे को लग रहा है x²/9 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो ये पॉइंट कितना है 3,0, ये पॉइंट कितना है 0,2। ओके, कोई इश्यू तो नहीं। लेट s बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट दिस इज ग्रेटर देन 1। तो पॉइंट को यहां रखे, ग्रेटर देन 1 आया मतलब पॉइंट कहां लाई कर रहा है बाहर, तो s यहां कहीं होगा, इसको क्या बोल दिया p, q। ठीक, अब two tangents are drawn from s to the ellipse, one meets the ellipse at end point of minor axis। तो यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए,
यहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए गए? 2। तो एक यहां मीट कर रहा है ऐसा। तो बच्चों ये एकदम ऐसी लाइन बननी है, हॉरिजॉन्टल लाइन बननी है। और एक यहां ऐसे ड्रॉ किए, ठीक है। तो एक यहां मीट कर रहा है, एक यहां मीट कर रहा है, एक यहां मीट कर रहा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अदर मीट्स टी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, आर बी द वर्टेक्स ऑन पॉजिटिव। आर ये है, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे आर। किसको बोलेंगे? आर। ये इसको बोलेंगे ओ, इसको बोलेंगे टी, इसको बोलेंगे एस, ठीक। उसके बाद इफ द एरिया ऑफ ओ आर टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर टी, तो इसको भी बना लो ऐसा, ये ओ आर टी। कौन सा ट्रायंगल? ये ओ, ये आर और ये टी, ओ आर टी। उसका एरिया कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 3/2। चलिए तो वहीं से शुरू करते हैं, कुछ शुरुआत वहीं से होती है, 0 0। तो एरिया ऑफ ओ आर टी से लिखते हैं, एरिया ऑफ ओ आर टी क्या लिखेंगे? हाफ बेस, बेस हो जाएगा 3। इस पॉइंट T1 को बोल दिया x1 y1। क्या बोल दिया इस पॉइंट को? x1 y1। तो हाइट कितनी होगी बच्चों? y1 होगी। हाइट कितनी होगी? y1। ये बराबर कितना दिया है? 3/2। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो y1 निकला बच्चों 1। लेकिन नीचे के साइड है, इसलिए y1 को क्या ले लेंगे? -1। y1 को क्या ले लेंगे? -1। कोई इशू किसी को? नहीं। अब x निकालना है तो यहां पे एलिप्स में डाल दो, क्योंकि एलिप्स में तो लाई करता है x² 9 + y² 4 = 1। y की जगह 1 डाल देंगे तो x² 9 + 1/4 = 1। तो x² 9 कितना हो जाएगा? 1 - 1/4 3/4। तो x² = 27/4, मतलब x बराबर 3√3/2। कोई इशू है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव वाला लिया, नेगेटिव वाला नहीं लिया। तो मेरे को टी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। टी क्या है? यहां पे टेंजेंट है, ये पॉइंट को एम बोल दो, ये यहां पे टेंजेंट है, ठीक। अब मेरे को क्या चाहिए बच्चों? विच द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। पी और क्यू की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल से एलिप्स ये है x² 9 + y² 4 = 1 में एक बार इस पॉइंट पे टेंजेंसी कंडीशन लगाऊंगा और एक बार इस पॉइंट पे टेंजेंसी कंडीशन लगाऊंगा, है ना, और बस p और q निकालूंगा। तो इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? t = 0। तो इसे कैसे लिखेंगे? x x1 / 9 + y y1 / 4 = 1। अब इस पॉइंट का x क्या है? 0, तो ये 0 हो गया। y क्या है? 2, तो y/2 = 4। तो इस लाइन की इक्वेशन निकल गई कि y = 2। किस लाइन की इक्वेशन निकल गई? ये वाली लाइन की, ये वाले टेंजेंट की इक्वेशन निकल गई, y = 2। वो किससे पास कर रहा है? ये पास कर रहा है p, q से। तो q बराबर कितना निकल गया बच्चों? 2। q बराबर कितना निकल गया? 2। अब सेकंड, x x1 / 9 + y y1 / 4 = 1। ये कहां से पास कर रहा है बच्चों? कहां से पास कर रहा है? ये कहां पे, मतलब कहां से निकला हुआ है? 3√3/2। तो x की जगह डालना है बच्चों क्या? 3√3/9 और ये 2, और y की जगह डालना है -1 = 1। और y, अच्छा ये किस पॉइंट से पास करता है? p q से भी पास करता है ये टेंजेंट। तो अब x की जगह क्या डाल देंगे? p, और y की जगह क्या डाल देंगे? q। तो डाल दिए, तो p 3 और ये हो गया बच्चों √3 ये हो गया 6, है ना, माइनस q की y की जगह डाल देंगे कि q होता है 2/4, कितना हुआ? 1/2। तो p, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। ये कितना हो गया? 3, है ना। ये कितना बच जाएगा? कटेगा 3√3, तो कितना बन जाएगा? p बराबर 3√3। तो p निकल गया, q निकल गया, यही पूछा था हमने सवाल में। तो p और q, तो ऑप्शन ए। तो इश्यू किसी को? बढ़े अगले सवाल की ओर। सिंपल सवाल था, t = 0 लगाना था दो जगह और आंसर आ जाता। तो बच्चों अगला क्वेश्चन सेक्शन है मोर देन 1 करेक्ट वाला। इसके भी कितने क्वेश्चन आए थे? 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक एस सेट है, किस फॉर्म का है? a + b√2, जहां पे a और b सारे इंटीजर्स है
है ना, मतलब 1 2 3 -1 -2 √3 सब रख सकता हूँ एस को। T1 क्या है बच्चों, -1 प्लस √2 का पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 2 पावर 1 2 3 4 ऐसे ही रख सकता हूँ, और जितने भी नहीं मिलेंगे T1 उसका कलेक्शन है। T2 क्या है बच्चों, 1 प्लस √2 का पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। z का यूनियन T1 के साथ T2 के साथ, z मतलब सारे इंटीजर्स का यूनियन T1 के साथ T2 के साथ, दिस विल बी ए सबसेट ऑफ s। s क्या है बच्चों, अगर मैं b को 0 कर दूं और a को पूरे z रखूं तो s क्या है, पूरे इंटीजर्स का कलेक्शन है। और b को अगर 1 2 3 4 रखूंगा तो जितने भी √2 टाइप्स के नंबर है उन सब का कलेक्शन है। इन सब के पावर में भी √2 टाइप के ही नंबर आने वाले हैं, है ना। तो इन लोगों का यूनियन करूंगा तो वो सबसेट ऑफ एस होगा ही होगा। ठीक है, कोई इश्यू किसी को। z का T1 और T2 के साथ यूनियन करूंगा तो T1 और T2 से जितने भी √2 प्रकार के नंबर मिल सकते हैं, पावर मिल सकते हैं, 2 प्लस √2 ऐसे, इसका पावर 2 करोगे तो 3 प्लस 2 √2 मिलेगा। उस टाइप के नंबर सब इसके अंदर आएंगे। और एक्स्ट्रा नंबर भी आ सकते हैं जो इनके पावर्स में नहीं आ रहे, जैसे 1 प्लस 2 √2 नहीं आएगा किसी के पावर में, तो इधर से लेकिन मिल जाएगा। तो ये बड़ा सेट है और ये वो इनका सबका यूनियन क्या है, इसका सबसेट। अब सेकंड देखिए, T1 इंटरसेक्शन 0 से 1/2024 इज 5। T1 क्या है बच्चों, ये 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, ये क्या है देखो 1.414 -1 का पावर n, तो 0.414 का पावर n। अब क्या इसका इंटरसेक्शन 0 से लेके 12024 तक 5 होगा, ये सवाल है। मतलब इसका कोई भी पावर इसके बीच में लाई नहीं करेगा, ऐसा है क्या, नहीं। वैसे पावर बढ़ाते जाऊंगा तो नंबर छोटा होता जाएगा। ये क्या है, मतलब समझ रहे हो ना, 0.144 का पावर जैसे मैं 1000 कर दूंगा तो वो 0 के करीब पहुंचेगा, तो इसके बीच में आएगा, तो 5 होगा क्या दोनों का इंटरसेक्शन, नहीं होगा। ओके, वैसे अब ये क्या है 2.414 है, तो इसकी पावर जितने भी होंगे वो 2 से तो बड़ी आने वाली है, तो उसका इसके साथ इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा। यस 5 नहीं होगा। अगर मैं बहुत बड़ी बड़ी पावर करूंगा 10,000 15,000 या 100 या 10 या 20, तो ये इसके साथ इंटरसेक्शन देने लगेगा, 5 नहीं होगा, तो बिल्कुल सही है। और लास्ट, फॉर एनी गिवन ए बी जेड, ये वाला आदमी z इंटीजर कब होगा, जब b 0 होगा कि नहीं। तो ये क्या चीज है बच्चों, cos थीटा प्लस i sin थीटा, क्या है ये, e का पावर i थीटा। थीटा क्या हो गया बच्चों, पाई a प्लस बी √2। अब वो क्या बोल रहा है कि b को 0 रखोगे तभी इंटीजर मिलेगा क्या बच्चों, देखो e का पावर i a पाई इंटू e का पावर i a b √2। अब ये कितना होता है बच्चों, ये क्या होता है, e का पावर i पाई। अगर a 0 डालूंगा, a अगर मान लो 0 डाला तो ये होगा 1, है ना, a 0 डालूंगा तो 1 होगा। a अगर मैं 1 डाला, a अगर 1 डालूंगा तो ये क्या मिलेगा -1, है ना। a अगर 2 डालूंगा तो ये फिर क्या मिलेगा 1, a अगर 3 डालूंगा तो क्या मिलेगा -1। तो ये तो हमेशा क्या मिलने वाला है, a मेरा इंटीजर सी है ना, a बिलोंग्स टू z, तो ये हमेशा क्या मिलने वाला है, इंटीजर मिलने वाला है। क्या ये इंटीजर मिलेगा, नहीं, ये इंटीजर तभी मिलेगा जब मेरा क्या होगा b 0 होगा, ताकि ये 0 हो जाए तब आंसर मिलेगा। बात समझ में, तो ये भी क्या होगा करेक्ट। ठीक है, कोई इश्यू किसी को, बढ़े आगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में पढ़ते हैं, लेट आर स्क्वायर डिनोट आर क्रॉस आर। ठीक है, आर रियल नंबर होता है, ए बी सी एंड दिस एस कैसा है, ऐसे एबीसी का कलेक्शन है, सच दैट ये दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो ये क्या चीज है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसको y स्क्वायर से डिवाइड कर दूं उस पूरे इक्वेशन को, तो क्या बनेगा, a x बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2b x बाई वाई
प्लस सी ग्रेटर देन 0 होगा। अब तो ये क्या बन गया, y x बाई वाई का क्वाड्रेटिक बन गया बच्चों। x बाई वाई का क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। तो इस क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। वैसे ही एबीसी का कलेक्शन होता है ये एस। ठीक, तो पहला, whether which of the following statements are true, this belongs to S, मतलब एक जगह 2 रखूं और B की जगह 7 रखूं, 7/2 रखूं और C की जगह 6 रखूं, किसमें, इधर पे, तो इस इनइक्वालिटी को हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। बात समझे? तो एक जगह 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2x बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2, B की जगह क्या रखेंगे, 7/2 x बाई वाई प्लस C की जगह रखेंगे क्या बच्चों, 6 ग्रेटर देन 0। तो ये एक अपवर्ड पैराबोला बना। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब इसके रूट्स ही ना हो, डी नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, कितना आ रहा बच्चों ये डी, 49 माइनस 48, तो डी कितना आ रहा बच्चों, 1 आ रहा। तो डी लेस देन 0 आएगा, नहीं। तो इसके रूट्स होंगे, यस। तो ये क्या हमेशा पॉजिटिव होगा, नो। तो बिलोंग करेगा क्या, ये क्या फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए पॉजिटिव होना चाहिए था, तो नहीं है, तो इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, ये बिलोंग करेगा जब ये 2b मॉड ऑफ 2b लेस देन 1 होगा। चलिए, तो बस यही है क्वाड्रेटिक। क्या है मेरा, ये क्वाड्रेटिक क्या है, ए एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर को टी स्क्वायर बोल दिए प्लस 2bt प्लस सी ग्रेटर देन 0। ए की वैल्यू क्या दी है बच्चों अपने को, 3t स्क्वायर प्लस 2, बी की वैल्यू क्या दी है बच्चों, b, सी की वैल्यू क्या दी है, 1/12। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखो बच्चों, ये भी क्या है, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, इसका भी डी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। डी कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो कितना हुआ, 2b स्क्वायर, ये दोनों कट गया, -1 लेस देन 0। तो ये क्या होगा बच्चों, 2b -1 और 2b प्लस 1 लेस देन 0। तो एक रूट होगा बच्चों, ये कब होता है, दोनों के बीच में। ये अपवर्ड पैराबोला है, नेगेटिव कब होता है, दोनों के बीच में, मतलब किसा, b 1/2 और -1/2 के बीच में होना चाहिए। आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, तो याद रखिए 2b और 2b का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए, तभी क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, तो 2b का वैल्यू 1 से नेगेटिव, ये सही है। ठीक, कोई इशू किसी को नहीं। अब थर्ड, फॉर एनी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या लिखा हुआ है, bx प्लस सी वाई इज इक्वल टू -1। इसका यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, a अपॉन b शुड नॉट बी इक्वल टू b अपॉन c। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, ac शुड नॉट बी इक्वल टू b स्क्वायर। अब बच्चों abc बिलोंग्स टू s, मतलब इसको s पे बिलोंग करना है ना, तब कब होगा ये s को बिलोंग। देखिए क्या है अपना, अगर सिंप्लीफाइड देखें तो at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c ग्रेटर देन 0, यही है। ये हमेशा s को बिलोंग कब करेगा, जब ये अपवर्ड पैराबोला हो और इसका d क्या हो, नेगेटिव हो। जब ये अपवर्ड पैराबोला हो और इसका d क्या हो, नेगेटिव। d कितना होगा, 2b का होल स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो कितना होगा, 4b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो b स्क्वायर माइनस ac लेस देन 0। तो b स्क्वायर लेस देन ac है क्या, b स्क्वायर इक्वल टू ac है, नहीं। तो b स्क्वायर लेस देन ac है, तो इक्वल टू नहीं है, तो मतलब ये बात करेक्ट है। तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यस होंगे, किसी को कोई इशू नहीं। अगला, इसके क्या यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो ये क्या है देखो बच्चों, a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू b अपॉन c प्लस 1। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, किसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो क्या निकलेगा, a प्लस 1 इंटू c प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू b स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर
ए प्लस 1 AC प्लस सी नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर सब को इसको इधर ले आए तो AC माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस सी प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? अब ये क्या 0 हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब भी निकाले हम बच्चों क्या, बी स्क्वायर माइनस ए सी शुड बी लेस देन 0। तो यहां से ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या निकलेगा? ग्रेटर देन 0 निकलेगा। अल्टीपल्टी कर दिए। तो बच्चों ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये भी क्या है बच्चों? पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये भी क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी। अब ये देखिए, अगर मेरा सी नेगेटिव हो गया, यहां पे सी नेगेटिव हो गया, तो ये जो आदमी है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा तो चलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब मेरा सी क्या है बच्चों? सी नेगेटिव नहीं हो सकता, सी भी क्या है? पॉजिटिव। प्लस 1 तो क्या 0 के बराबर होगा? नहीं। तो 0 के बराबर नहीं है तो मतलब क्या है? करेक्ट। तो ऑप्शन कौन भी करेक्ट है बच्चों? डी भी करेक्ट है। तो कौन कौन सा सही हो गया? ये। तो हम क्या करते हैं, x को मान लेते हैं क्या? x y z, ठीक है। फिर उसके बाद p को मान लेते हैं क्या? p तो मानना नहीं है, वो तो दिया है 1 2 3। और q को दे दिया है बच्चों 4 2 7, ठीक है। तो s किसका कलेक्शन है? डिस्टेंस ऑफ xp का स्क्वायर माइनस xq का होल स्क्वायर। तो xp का स्क्वायर कितना होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। xq क्या होगा बच्चों? x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 7 का होल स्क्वायर। दोनों को क्या कर देना है? माइनस। दोनों को माइनस कर देते हैं। तो d ऑफ xp स्क्वायर माइनस d ऑफ xq स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे, ये तो गायब हो गया बच्चों। अब ये क्या बनेगा? पहला एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये क्या बनेगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। कोई इशू नहीं। ये क्या बनेगा? जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z माइनस जेड स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14z। क्लैरिटी है? पक्का? तो अगर देखें तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या बनेगा बच्चों? ये प्लस 8x माइनस 2x कितना? 6x माइनस 16 प्लस 1 माइनस 15 प्लस जेड स्क्वायर कट गया, है ना। अब इधर देखें तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? हो जाएगा ये 14 माइनस 6 कितना बच्चों? 14 माइनस 6 कितना होता है? 8। और ये जाएगा माइनस 49 प्लस 9 कितना हो जाएगा? माइनस 40। तो टोटल कितना बना बच्चों? 6x माइनस प्लस 8z, है ना, माइनस कितना? 55। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? दिस शुड बी इक्वल टू 50। तो क्या देगा क्या बच्चों? 6x प्लस 8z इज इक्वल टू 105। तो ये क्या निकला बच्चों? ये जो x निकला वो क्या निकला? एक प्लेन निकला है। क्या निकला है? इट इज ए प्लेन। x नहीं, क्या है वो? s क्या है? एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्लेन, लोकस ऑफ प्लेन, ठीक है। अब y उसके बाद क्या निकालना है? s और t निकालते हैं। t के लिए बच्चों क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं, वाई क्यू माइनस वाई पी लिखा है, इसका उल्टा लिखा हुआ है। तो क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग? पिछला वाला जो था इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ नहीं करते। तो क्या हो जाएगा? देखो, माइनस 6x माइनस 8z प्लस 55 इज इक्वल टू 50। कोई इशू? पिछले वाले में लेफ्ट साइड में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पिछले का अपोजिट है, बाकी कैलकुलेशन नहीं किया। ये किसके लिए है? टी के लिए। तो ये बच्चों इधर चले जाएगा, कितना आएगा?
माइनस 6x माइनस 8z इज इक्वल टू -5, तो 6x प्लस 8z इज इक्वल टू 5। ये क्या निकला? t। ये निकला प्लेन P2। ठीक, तो एक पहला भी प्लेन है। पहला प्लेन क्या है? 6x प्लस 8z इज इक्वल टू कितना कितना था बच्चों? 105। और दूसरा निकला बच्चों 6x प्लस 8z इज इक्वल टू 5। तो दो क्या है? ये एक पैरेलल प्लेन्स है। क्या है? पैरेलल प्लेन्स। चलिए अब एक एक करके हम चीजों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल क्या है? देयर इज ए ट्रायंगल हुज एरिया इज 1 हुज वर्टिसेस लाई इन S। तो बच्चों देखो ये S क्या है? ये है S और ये है T। ठीक, तो ये प्लेन है। अब प्लेन में अनेक ट्रायंगल हो सकते हैं जिनका एरिया 1 हो। देयर लाइज ए ट्रायंगल, यस देयर लाइज ए ट्रायंगल। देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L एंड M इन T। दूसरे प्लेन में दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो सकते हैं L एंड MP, सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट LM ऑल्सो लाइज इन T। हाँ भाई, ये T क्या है? एक प्लेन है। प्लेन में दो पॉइंट हो सकते हैं L और M, जिसके बीच के सारे पॉइंट्स जो अगर ज्वाइन करोगे लाइन सेगमेंट जो बनेगा जिसके सारे पॉइंट्स प्लेन पे लाई करे, तो ये भी बात क्या है? सच। तो ये भी क्या है? ट्रू। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल्स हुज पेरीमीटर इज 48 whose two vertices lies in S and other two lies in T। देखिए, तो एक ये हो गया प्लेन अपना, क्या है? 6x प्लस 8z इज इक्वल टू 105। और एक दूसरा हो गया क्या? 6x प्लस 8z इज इक्वल टू 5। अब बोल रहा है कि अनगिनत रेक्टेंगल बन सकते हैं जिनका पेरीमीटर कितना हो? 48। दो यहां होने चाहिए और दो यहां होने चाहिए। ठीक, दो पॉइंट यहां होने चाहिए और दो पॉइंट यहां होने चाहिए। बच्चों ये 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, रेक्टेंगल है तो सबसे पहले ना अपन ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स निकाल लेते हैं, तो उससे एक अपने को आइडिया मिलेगा। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स कैसे निकालते हैं? d1 माइनस d2। तो d1 माइनस d2 करूंगा तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, कितना हो गया? 100/10। कितना है? 10। तो बच्चों ये पता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 10। ये भी कितनी है? 10। कितना हो गया टोटल? 20 हो गया। मेरे को कितने पेरीमीटर का बनाना है? 48। तो बच्चे कितने? 28। तो ये 14 और 14 के दो बना दूंगा तो बन जाएगा। बन सकता है ना? कब नहीं बन पाता? जब यही डिस्टेंस अगर 24 आ जाता तो। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना दो प्लेन के बीच में, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस है, वही अगर 24 या 24 से बड़ा आ जाता, 24 या 24 से बड़ा आ जाता, तो इन दोनों को सम करने से ही 48 हो जाता, तो पेरीमीटर 48 नहीं बनता। अभी तो बन सकता है बच्चों, अनगिनत रेक्टेंगल बन सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो ये भी सही है क्या? यस, ये भी सही है। देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज कितना बच्चों? 48। अब स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 48, देखिए अब ये थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला है। देखिए, एक ये है, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। ठीक है, दो प्लेन है। अगर आप सोचे कि सर ये डिस्टेंस तो हमारा क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 10 है। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो सब 10 10 10 हो गया, तो पेरीमीटर 48 कैसे बनेगा? सोचोगे ना, ऐसे में तो नहीं टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, है ना? ओके, लेकिन बच्चों दो प्लेन है, दो प्लेन में ऐसे सीधा सीधा पॉइंट ले ऐसा जरूरी नहीं है। पेरीमीटर के लिए हम लोग ऐसे सीधा सीधा पॉइंट ले ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा दो पॉइंट भी ले सकते हैं। मतलब ऐसा, समझ रहे हो? थोड़ा सा टेढ़ा, ताकि ये डिस्टेंस कितना हो? 12 हो सके। समझ रहे हो? ये एक प्लेन ये है, इधर आओ, दो प्लेन है ना? एक पॉइंट यहां रखो, ठीक, और ऐसे रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, देख रहे? ऐसे स्क्वायर भी बना सकते हो, ऐसा जो दिखने में थोड़ा स्लैंटेड है। आओ दूसरा पेन लेके आओ। ऐसा ऐसा रेक्टेंगल, दोनों लाइनें ऐसी हो, समझ रहे बात को? ऐसा स्क्वायर, सॉरी,
ऐसी। आप दूर से देखोगे तो स्क्वायर, दूर से क्या है, स्क्वायर ही है वो, लेकिन थोड़ा सा ऐसा सीधा नहीं है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है वो, उसकी लाइन है, तो भी बन सकता है ना। देयर आर क्या बच्चों, स्क्वायर हो सकता है, यस हो सकता है। तो अगर आप छोड़ोगे भी तो इसी को छोड़ोगे, बाकी चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो कुछ भी अगर टिक लगाते तो एक आध नंबर तो मिल ही जाता। तो सवाल में क्या लिखा हुआ है, लेट ए बराबर 3√2, बी बराबर 5 का पावर 1/6 एक्स एंड वाई आर सच दैट। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस a 18 का पावर 5/4। ये क्या है बच्चों, अगर 18 के टर्म्स में देखा जाए तो ये a स्क्वायर बराबर 18 आएगा, a स्क्वायर बराबर 18 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर ये, तो a बराबर क्या होगा, √18, मतलब क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू लॉग √18, 18 का पावर 5/4। तो बच्चों ये जो पावर रहती है वो बाहर आ जाती है, और ये जो पावर रहती है रेसिप्रोकल होकर सामने आती है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये पावर 1/2 है, ये पावर क्या है 1/2, रेसिप्रोकल होकर क्या बनेगी 2। ये पावर 5/4 है, तो रेसिप्रोकल होकर क्या, रेसिप्रोकल नहीं होगा, सीधा सामने आ जाएगी, किसकी पावर, आर्गुमेंट की। तो लॉग 18, ये कितना होता है 1। तो पहला इक्वेशन क्या बना बच्चों, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5/2, मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग b और 1080 का कोई रिलेशनशिप है क्या, तो 1080 को सॉल्व कर लेते हैं। 1080 किससे, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2 1 6, और ये कितना होता है 6 क्यूब। तो ये b कितना है, b है 5 का पावर 1/6 इंटू 6 का पावर 1/2, ठीक है। और ये कितना है 5 इंटू 6 क्यूब का पावर कितना बचा, लो 3/1/2। कोई इशू किसी को, b बच्चों यहां पे अगर ध्यान दोगे तो b लिखा है, तो b 1/, ये है, तो क्या है 1/, ये। कोई इशू किसी को नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर देखें तो 2x माइनस वाई लॉग 5 इंटू 6 क्यूब का पावर माइनस, ये 1/ था ऊपर गया, -1/6 लिख सकता हूं, -1/6, ठीक है। और ये क्या है 5 इंटू 6 क्यूब का पावर 1/2। तो जो पावर है तो 2x माइनस वाई, ये वाली पावर रेसिप्रोकल के बाहर आएगी तो कितना आएगा -6, ये वाली पावर ऐसे ही बाहर जाएगी तो कितना जाएगा 2। तो log 5 क्यूब इंटू 6, नहीं 5 इंटू 6 क्यूब, और ये भी क्या बनेगा 5 इंटू 6 क्यूब, तो ये क्या हो गया 1, कितना आया -3। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, क्वेश्चन 2। कोई इशू किसी को नहीं। तो अब क्या हो गया बच्चों, पहला इक्वेशन क्या था 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो पहले इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8x प्लस 4y माइनस 4y इज इक्वल टू -12। कोई इशू किसी को, दोनों का ऐड करूंगा ये कट जाएगा, कितना आएगा बच्चों ये -7, और ये कितना आएगा 14x। तो x कितना आएगा बच्चों -1/2, x कितना आया -1/2, यहां डाल देते हैं इसमें, तो 2 इंटू -1/2 माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो कितना आया y इज इक्वल टू बच्चों 2 आ रहा है, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2। अब हमको क्या निकालना है, जो निकालना है वो डाल दो। तो 4 यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, 4 इंटू -1/2 प्लस 5 इंटू 2, तो कितना जाएगा -2। तो -2 प्लस 10 इज इक्वल टू 8। कोई इश्यू किसी को नहीं। बढ़े अगले सवाल की ओर, सिंपल सवाल था, बेसिक सवाल था, बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। क्या लिखा है बच्चों क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, नोट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स का पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c, बी द पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट f ऑफ 1 इज इक्वल टू -9। तो f ऑफ 1 क्या होगा बच्चों 1 प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना बच्चों -9, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। सपोज I√3 बी द इक्वेशन ऑफ दिस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन,
तो यहाँ i√3 डाल देते हैं, 4i√3 का बच्चों क्या होल क्यूब प्लस 3a i√3 का क्या बच्चों होल स्क्वायर प्लस 2b x जगह क्या डालना है i√3 बराबर 0। तो बच्चों ये डालने के बाद रियल पार्ट इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे। तो ये कितना बनेगा बच्चों, अगर ये देखो 3√3 बनेगा तो टोटल हो जाएगा 12 माइनस i√3। समझ आई क्यूब माइनस आई होता है, कोई इशू किसी को नहीं। 3 ये √3 का स्क्वायर होता है बच्चों 3 और i का स्क्वायर होता है -1। ये कितना हो जाएगा बच्चों i2b√3 बराबर 0। रियल पार्ट 0 मतलब ये तो रियल पार्ट यही है, तो a बराबर क्या हो गया 0। किसी को कोई इशू, हाँ नहीं, a बराबर 0। अब इधर से b भी निकल जाएगा बच्चों, कैसे 2b√3 इस दिस और दिस माइनस 12√3 i बराबर 0। तो यहां से b कितना निकलेगा बच्चों 6 निकलेगा, b कितना निकलेगा 6। अब a निकल गया, b निकल गया, तो क्या निकल जाएगा c निकल जाएगा। तो 1 + 6 + c = -9। तो c कितना निकल रहा है बच्चों -16। c कितना निकल रहा है -16। तो पूरा पॉलिनोमियल निकल गया बच्चों हमारा। क्या निकला पॉलिनोमियल f(x) = x⁴। ये कितना होगा, ये तो गया b कितना होगा, b कितना दिया हुआ है 6, तो +6 x² -16 = 0। कोई इशू किसी को। अब के इसके 4 रूट्स हैं और आपको सबके मॉड की वैल्यू चाहिए, इसके रूट्स निकालना है ना। तो रूट्स क्या क्या होंगे, x² बराबर -b प्लस माइनस x² का क्वाड्रेटिक है, तो x² बराबर -b प्लस माइनस √ b² -4ac, तो ये माइनस प्लस 16 हो जाएगा अपॉन 2a। तो x² बराबर -6 प्लस माइनस ये कितना हो गया बच्चों 16, 4 × 64 प्लस 36 100, तो 10/2। तो x² कितना हो जाएगा बच्चों -6 प्लस 10/2 -6 - 10/2, ये कितना हो जाएगा बच्चों 4/2 है ना 2। ये कितना हो जाएगा बच्चों -16/2 -8। तो यहां से एक रूट निकलेगा बच्चों √2 +2, एक रूट निकलेगा -2, यहां पे /2 करना भूल गए हैं, ये 2 हो जाएगा। तो एक रूट हो जाएगा +√2, एक रूट हो जाएगा -√2, एक रूट हो जाएगा -2√2i, एक रूट हो जाएगा +2√2i। ठीक है, 4 रूट्स हो गए अपने। अब हमसे क्या पूछा है, सबके मॉड का स्क्वायर का सम। तो सबका ये कितना होगा 2, ये भी कितना होगा 2, ये कितना होगा 8, ये भी कितना होगा 8, टोटल कितना हो गया 20। ओके बढ़े आगे, तो आंसर कितना है 20। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। हाँ वो S1 उसमें नहीं जा सकता और S2 उसमें नहीं जा सकता ना, एक x में और एक y में, तो बनाते रहे जब तक। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट S A बिलोंग्स टू A, आराम से लेट S किसका कलेक्शन है, ऐसे मैट्रिसेस का कलेक्शन है जिसमें ABCDE 0 और 1 से लेना है और उसका डिटरमिनेंट -1 होना है या +1 होना है। तो बच्चों A लिख लेते हैं सबसे पहले, तो 0 1C 1AD 1BE। ठीक, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां से डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट कितना आएगा -1 के साथ E - D, तो हो जाएगा D - E, प्लस C के साथ आ जाएगा B - A, तो हो जाएगा BC - AC। दिस शुड बी, ये डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए -1 और +1। तो बच्चों ना -1 +1 सोचने से अच्छा मैं क्या सोचूंगा कि बाकी डिटरमिनेंट्स कैसे आ जा रहे हैं और उसको टोटल में से माइनस कर दूंगा और तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो जो भी टर्म है, क्या क्या टर्म है, डी है, ई है, बीसी है और एसी है। जो भी टर्म्स हैं उसको या तो 1 बना सकता हूं या तो 0 बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं, या तो 1 या तो 0। तो देखिए
मैक्सिमम कितना पहुंच सकता हूं कि ये पॉजिटिव वाले को 1 बना दिया और नेगेटिव वाले को 0 बना दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच सकती है 2। मैक्सिमम वैल्यू पहुंच सकती है क्या? 2। कब? जब पॉजिटिव वाले को 1 और नेगेटिव वाले को 0 बना दिए तो वो कितने तरीके से पहुंचेगी? देखो, डी की जगह 1 डाल दिए, बी की जगह 1 डाल दिए, सी की जगह भी 1 डालना ही पड़ेगा तभी वो 1 बनेगा, सी की जगह 0 डालने से नहीं होगा। ई की जगह 0 डालना पड़ेगा और ए की जगह 0 डालना पड़ेगा। एक ही तरीका है बच्चों, क्या? डिटर्मिनेंट 2 बनाने का। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी -2। जब दोनों नेगेटिव वाले को 1 बना दूंगा और बाकी दोनों को 0, तो कब बनेगा? जब डी 0 होगा, जब बी 0 होगा। सी को 0 कर दूंगा तो ये बन ही नहीं पाएगा, तो सी 0 नहीं कर सकते। ई को 1 रखना है, ए को 1 रखना है और सी को 1 रखना है। ओके, नेक्स्ट। अब दूसरा केस क्या ले रहे हैं? डिटर्मिनेंट ए। अब मेरे को ये पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ए की मैक्सिमम वैल्यू होती है +2, मिनिमम वैल्यू होती है -2। तो बीच में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। डिटर्मिनेंट ए क्या क्या हो सकता है? -2, -1, 0, 1 और 2, और कुछ नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, ये 0 कब कब होगा ये पता करने के, है ना। ऐसी चीजें क्यों कर रहा हूं बोलो? क्योंकि 0 और मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करना इजी रहता है कंपैरेटिवली। तो डिटर्मिनेंट ए कितना था? डिटर्मिनेंट ए था क्या? डी - AE प्लस सी इंटू बी - ए। ठीक, अब केस नंबर 1 लेता हूं, c = 0। केस नंबर 1 क्या ले लिया? c = 0। ये 0 है, ये 0, तो यहां पे कुछ भी डालूं, मतलब b को भी 2 तरीके से भर सकता हूं और a को भी 2 तरीके से भर सकता हूं, है ना, है ना। कुछ भी डालूं, 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0, कुछ भी डाल सकता हूं। तो इसको भी 2 तरीके, इसको भी 2 तरीके। और डी और ई को कितने तरीके से भर सकता हूं? डी और ई बराबर होना चाहिए बच्चों, डी मस्ट बी इक्वल टू ई, तभी तो ये 0 होगा, और किसी हिसाब से 0 नहीं हो सकता ना। तो ये कब 0 होगा? डी इक्वल टू ई। तो 2 ही तरीके से हो सकता है, या दोनों 1 हो या दोनों 0 हो। तो डी ई का सिलेक्शन टोटल मिला के 2 तरीके से हो सकता है। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? ए को 2 तरीके से डाल सकता हूं, बी को 2 तरीके से डाल सकता हूं, डी और ई को दोनों को साथ मिलकर 2 तरीके से डाल सकता हूं। तो टोटल वेज कितने हो गए? 8। बस समझ में? अगला केस 2। केस 2 है बच्चों, सी को 1 ले लिया, सी को 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा? डी - ई प्लस बी - ए इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकलेगा? b - a इज इक्वल टू ई - डी, ये निकलेगा। b - a इज इक्वल टू ई - डी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। अब ये दोनों बराबर कैसे में बन सकता है ये देखते हैं। एक तरीका कि सब 0 हो जाए, 0 0 0 0, एक तरीका। ठीक, एक तरीका 0 1 0 1, एक तरीका 1 0 1 0, एक तरीका 1 1 1 1, और कोई तरीका सोचिए। यहां पे 0 बना दिया, 0 बना दिया 2 तरीके से, +1 बना दिया, -1 बना दिया, और क्या तरीका हो सकता है? हाँ, 1 1 0 0, तो लेफ्ट साइड 1 0 हो गया, राइट साइड 1 हो गया, और 0 0 1 1, और कोई तरीका नहीं। टोटल कितने तरीके हो गए? 6। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 8 और 6 14, और ये कितने थे बच्चों? 14 और ये 2, कितने हो गए? 16। 16 को टोटल में से माइनस करना है। टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, उसको जैसे भरना है, दो तरीके से भर सकता हूं हर को। तो 2 का पावर 5 - 16, तो कितना हो जाएगा? 32। 32 - 16 कितना हो जाएगा बच्चों? 16। तो 16 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम और 0 लाना सबसे आसान रहता है, इसलिए हमने उसका कैलकुलेशन। सपोज ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स is divided in the form of 3 teams, X, Y, Z. कितने इसका 2 का साइज होना चाहिए, इसका 3 का, इसका 4 का। Suppose that S1 cannot take team X, S2 cannot take team Y, then the number of ways. तो total number of ways. तो बच्चों यहां पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज कर लेते हैं।
क्या करते हैं, पहले टोटल नंबर ऑफ वेज से डिवाइड कितने तरीके से, बिना रिस्ट्रिक्शन के। एक्स का भी कोई जो भी रिस्ट्रिक्शन दिया है उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, वाई का जो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो 9 लोग हैं और कितने के ग्रुप में बांटना है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। कोई इशू इसमें? बस बांटने का कितना तरीका होगा, सिर्फ एक ही तरीका होगा। क्यों? इसको 2 का देना है, इसको 3 का देना है, इसको 4 का देना है, किसी को कुछ भी कोई भी साइज का ग्रुप थोड़ी नहीं दे देना है। तो बांटने का एक तरीका, माइनस किसी एक से कंडीशन वायलेट हो जाए, मतलब x में क्या चले जाए, मान लो x में s1 चले जाए, x कैन नॉट बी x1 बोला है तो s में x1 चले जाए, तो यहां पे कितने लोग हो जाएंगे बच्चों अब बांटने के लिए, 1। यहां पे वैसे 3 और यहां पे वही 4, टोटल कितने लोग हो गए बांटने के लिए, 8 ही लोग है ना, क्योंकि एक तो चला गया ऑलरेडी। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। बांटने का कितना तरीका है, सिर्फ एक। प्लस वायलेशन किसके कारण, y के कारण। वायलेशन किसके कारण, y के कारण। y के कारण वायलेशन मतलब h2 यहां चला गया, h2 यहां चला गया, मतलब अब यहां पे कितने देने हैं, 2, यहां पे कितने देने हैं, 2, और यहां पे कितने देने हैं, 4। बांटने का कितना तरीका होगा, डिवाइड करने का, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। क्यों, दो ग्रुप सेम जैसे हैं। अब इन दोनों को बांटने का कितना तरीका, अब यहां पे बांटने का कितना तरीका है, 2 तरीका है बच्चों, क्योंकि 2-2 वाले ग्रुप बने, या तो x को दे सकते हो या तो y को दे सकते हो, z को तो 4 वाला ही देना है, तो उसको बांटने का कितना तरीका होगा, 2 फैक्टोरियल। प्लस तो एक एक का वायलेशन हो गया, प्लस अब दोनों से वायलेशन हो रहा है, दोनों से वायलेशन मतलब s1 यहां चला गया, h2 यहां चला गया, तो अब इसमें इसको कितना देना है, 1, इसमें देना है 2, इसमें देना है 4, तो क्या लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। बांटने का कितना तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है। क्यों, सबको अलग अलग साइज का बक्सा दे रहे। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल और 6 कैंसिल, 2 और 4 कैंसिल, कितना हो रहा है बच्चों, 9 4 जा 36, 36 5 जा 210, है ना, 36 5 जा 210 की 180, 180, 180 इंटू 7 1260 माइनस कितना होगा बच्चों, ये 8 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये दोनों तो कट गया, 3 फैक्टोरियल और 6 भी कट गया, 8 5 जा 40, 40 इंटू 7 280, ठीक। अब अगला क्या है बच्चों, ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल काट दो, कितना बनेगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कट गया, 2 फैक्टोरियल से ये 3 टाइम्स हो गया, 2 से ये 4 टाइम्स हो गया, 12 5 60 67 था 420 आ रहा है, प्लस क्या है ये 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 कितना हुआ 3, कितना आएगा बच्चों ये 105, कितना हो रहा है देखो 1260 माइनस ये दोनों का सम कितना होगा 700 प्लस 105, है ना, कितना होता है 1260 माइनस कितना हो जाएगा 560 प्लस 105 कितना आएगा 660। ओके क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, ग्रुप डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी लग रहा था। चलिए अगला सवाल क्या है, लेट ओपी, ओपी बराबर क्या दिया हुआ है अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा आई प्लस जे प्लस के। ओ क्यू दिया हुआ है बच्चों अपने को 1 प्लस आई प्लस बीटा माइनस 1 बाई बीटा जे प्लस 1 बाई क्या प्लस के, और ओ आर दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के बाई 2। ठीक है, कोई इशू तो नहीं। अब दी 3 वेक्टर्स, ये 0 है, ये क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, मतलब ये डिटर्मिनेंट बराबर 0। कौन सा 0, अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा 1 1
1 बीटा माइनस 1 बाई बीटा 1 1 1 1 बाई 2, दिस शुड बी इक्वल टू 0 और द पॉइंट दिस लाइज इन दिस प्लेन, तो हमको एल की वैल्यू चाहिए। चलिए पहले तो यहां से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा ब्रैकेट के अंदर बीटा माइनस 1 बाई 2 बीटा माइनस 1। कोई इश्यू किसी को नहीं। फिर अगला -1, अंदर क्या हो जाएगा 1 बाई 2 -1, कोई इश्यू नहीं। फिर अगला क्या है 1, क्या होगा 1 माइनस बीटा माइनस 1 बाई बीटा, पक्का। दिस शुड बी इक्वल टू क्या बच्चों, दिस शुड बी इक्वल टू 0। बीच में क्या साइन है, एक सेकंड, बीच में यहां पे +1 साइन है। चलिए तो इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 1 बाई अल्फा, ठीक है। इसको लिख सकता हूं 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 बीटा -1। 1 बाई 2 -1 कितना होता है, -1 बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये +1 बाई 2 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा 1 प्लस 1 बाई बीटा यदि कुछ 0। कोई इशू यहां तक कैलकुलेशन में तो नहीं होना चाहिए। +1 -1 क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 माइनस 1 बाई अल्फा, 1 माइनस 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 बीटा प्लस 1 बाई 2, अरे भाई साहब, ठीक है कर देंगे, कुछ एडजस्ट कर लेंगे। ये कितना हो गया 1 बाई बीटा यदि कुछ तो कितना 1, ये कितना बनेगा -1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 अल्फा -1 बाई 2 अल्फा, है ना, प्लस 1 बाई 2 अल्फा बीटा प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई बीटा बराबर 0। -1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कैंसिल, ओके। तो यहां से बनेगा ये और ये मिलके क्या बन जाएगा 1 बाई 2 बीटा प्लस 1 बाई 2 बीटा, ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 अल्फा और ये क्या जाएगा प्लस 1 बाई 2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया बच्चों 0। अब अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 2 अल्फा बीटा से ही मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना निकल रहा है बच्चों -1, ठीक। इक्वेशन 1। अब हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं जवाब लिखते हैं। 3x प्लस 3y माइनस जेड माइनस एल, यहां पे क्या क्या लाई करता है अल्फा बीटा, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा -2 प्लस एल की वैल्यू पूछा है। तो किसकी वैल्यू पूछा है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा -2 प्लस एल बराबर 0, यहां से एल पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों -3 -2 प्लस एल बराबर 0, तो एल बराबर कितना निकलेगा 5, ठीक है। बढ़िया, आगे प्रोसीजरल क्वेश्चन था, बस सॉल्व ही करना था और कुछ नहीं करना था। लेट x be the random variable, let p of x equals to x denotes the probability that random variable takes value f. Suppose that points x comma p of x equals to small x, x 0 1 2 3 lies in a fixed state point. तो बच्चों p of 0 को हम मान लेते हैं a, p of 0 क्या मान लिए a, ठीक है। P of 1 को मान लेते हैं अपन क्या B, P of 2 को क्या मान लेते हैं C, P of 3 को मान लेते हैं D, P of 4 को मान लेते हैं E। और कोई लेटर है नहीं, 4 तक ही जाना है। तो ये बोल रहा है कि 0 A, 1 B, 2 C, 3 D और 4 E, ये सब एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। मतलब स्लोप लिखूंगा तो क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों पॉइंट से स्लोप लिखूंगा क्या लिखूंगा b माइनस ए बाई 1, ये दोनों पॉइंट से स्लोप लिखूंगा तो क्या लिखूंगा c माइनस बी बाई 1 लिखूंगा, आना तो बोल दो। तो दोनों सेम होगा, तो यहां से कुछ निकल रहा है क्या 2b बराबर a प्लस सी, व्हाट इज दिस,
क्या है ये? एपी। क्या है एपी? मतलब मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ, ये ए है तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। ये क्या हो जाएगा? ए प्लस 2D। ये क्या हो जाएगा? ए प्लस 3D। ये क्या हो जाएगा? ए प्लस 4D। बात समझ में आई? तो अब मेरे को ना सिर्फ दो ही इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और मेरा आंसर निकल जाएगा, अगर कुछ भी पूछा रहेगा तो, क्योंकि ए और डी दो अननोन है अब। और ये दिया हुआ है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर अदर, मतलब अगर 0 1 2 3 4 के अलावा कोई और भी नंबर ले रहे हैं तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आएगी। द मीन ऑफ एक्स इज, रैंडम वेरिएबल का मीन चाहिए, तो मीन होता है बच्चों समेशन एक्स आई पी आई। समेशन एक्स आई पी आई, ये होता है मीन। मीन कितना दिया हुआ बच्चों? 5/2। मीन दिया हुआ है 5/2। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? 0 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस डी प्लस 2 इंटू ए प्लस 2D प्लस 3 इंटू ए प्लस 3D प्लस 4 इंटू ए प्लस 4D। एक्स आई उसका प्रोबेबिलिटी, एक्स आई उसका प्रोबेबिलिटी, एक्स आई उसका प्रोबेबिलिटी, बराबर कितना? 5/2। क्या इक्वेशन बन रही है बच्चों? देखो तो, 1A 2A 3A 4A, तो 1 + 2 10A प्लस 1 + 4 1 + 4 5 5 + 9 14 14 + 60 30, तो 10A + 30D बराबर 5/2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दे, बोल देते हैं। ठीक, वेरियंस, वेरियंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरियंस ऑफ एक्स अगर निकालना है मेरे को, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। थ्योरी होती है। तो खैर, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एक और इक्वेशन चाहिए ताकि ए और डी निकले। दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है सोचो? सारे जितने भी प्रोबेबिलिटीज होंगी उनका सम कितना होगा? 1। तो क्या लिखेंगे? दूसरा इक्वेशन क्या होगा? ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D प्लस ए प्लस 3D प्लस ए प्लस 4D इक्वल्स टू कितना? 1। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5A प्लस 1 2 3 3 6 और 10D इक्वल्स टू कितना? 1। तो A प्लस 2D कितना निकलेगा बच्चों? यहां से 1/5 निकलेगा। A प्लस 2D कितना निकलेगा? 1/5 निकलेगा। अब दो इक्वेशन, दो अननोन A और D चाहिए बच्चों मेरे को। तो क्या करूं भाई? इस पे 10 मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूं, इस पे 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? 10A प्लस 20D इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई करूंगा 2, और ऊपर क्या है? 10A प्लस 30D इक्वल्स टू कितना? 5/2। दोनों को माइनस कर दूंगा, ये कट गया, ये निकलेगा 10D माइनस 10D इक्वल्स टू -1/2। तो D कितना निकल रहा है बच्चों लोग? D निकल रहा है 1/20। D निकल रहा है 1/20। D निकल रहा है 1/20, तो A प्लस 2 इंटू 1/20 इक्वल्स टू 1/5। कितना निकल रहा है बच्चों? ये A इक्वल्स टू 1/5 माइनस 1/10 कितना होगा बच्चों? 1/10 निकलता। तो अब क्या करना है? पहले ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मीन के स्क्वायर से माइनस कर देंगे। ओके, ये कितना होगा? 0 इंटू ए का 0 का स्क्वायर इंटू ए प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ए प्लस डी प्लस 2 का स्क्वायर इंटू ए प्लस 2D प्लस 3 का स्क्वायर इंटू ए प्लस कितना? 2D हो गया तो 3D, और लास्ट कितना? 4 का स्क्वायर इंटू ए प्लस 4D माइनस टोटल में से मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर कितना है? 25/4। करें कैलकुलेट? तो 0 के साथ कुछ कैलकुलेट नहीं करना। 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस 4 प्लस 9 14 16 16 मतलब 30 इंटू 1/10 आने वाला है बच्चों। और वैसे ही 30 इंटू 30 नहीं, ये कितना बनेगा? 1 और 2 क्यूब कितना होता है? 8। 1 और 8 कितना हुआ?
9, 9 और 27 कितना हुआ 36, 36 और 64 कितना हुआ 100, 100 टाइम्स आने वाला क्या 1/20 बराबर -25/4। ये तो कट गया कितना हुआ 3, ये कट गया कितना हुआ 5, तो 3 + 5 कितना हुआ 8 - 25/4 कितना हो गया बच्चों 7/4। क्या निकला वेरिएंस। लेकिन इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, क्या पूछा सवाल में 24 अल्फा, वेरिएंस अल्फा है तो 24 अल्फा, तो 24 × 7/4 तो 4 कितना था बच्चों 6 है, तो कितना आएगा आंसर 42। कोई इशू किसी को नहीं, बढ़े अगले सवाल की ओर। ओके पढ़ते सवाल को। लेट अल्फा बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या लिखा हुआ है x² + x - 1 = 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बच्चों -1, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा +1, निकाल के रख लेते हैं। कंसिडर टी ऐसा सेट है जहां पे 1 अल्फा और बीटा होते हैं। मैट्रिक्स डिफाइन है 3x3 मैट्रिक्स है। RI बराबर लिखा हुआ है AI1 + AI2 + AI3, मतलब R1 पहला रो, R2 दूसरा रो, R3 तीसरा रो के एलिमेंट्स का सम है R1, और CJ भी क्या है कॉलम के एलिमेंट्स का सम है AIJ, है ना, A1J, A2J, A3J, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ऐसा सब दिया हुआ है। अब मैच द फॉलोइंग एंट्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस विथ ऑल एंट्रीज इन टी, मतलब टी से ही, मतलब 1 अल्फा और बीटा से ही मैट्रिक्स बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं जिसका रोज का भी सम 0 आए और कॉलम का भी सम 0 आए। तो बच्चों मेरे को 3x3 मैट्रिक्स बनाने हैं, यहां 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 यहां, और ऐसे बनाने हैं ताकि बनाना किससे 1 अल्फा और बीटा से ही बनाना है, और ऐसे बनाने हैं ताकि ऐसे भी सम 0 आए और ऐसे भी सम 0 आए। अब सम कैसे 0 हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 क्या होगा 0, मतलब हर रो में एक अल्फा होना चाहिए, एक बीटा होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए, हर कॉलम में भी एक बीटा एक अल्फा और एक 1 आना चाहिए। बात समझ में आई। जब दोनों कंडीशन मेट होगी तभी RI भी 0 होगा और CJ भी 0 होगा। तो सबसे पहले पहले रो को देख लो। पहले रो में सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 का अरेंजमेंट, किसका 1 का अरेंजमेंट, 1 को डालने के कितने तरीके हैं सोचिए, 3C1 तीनों में से कोई भी पोजीशन में डाल दिए। मान लो अभी समझने के लिए यहां डाल दिया मैं 1 को, कहां डाल दिया यहां पे, ठीक। अब सोचिए, अब बाकी दोनों जगह 1 का अरेंजमेंट देख रहे हैं ना, अभी बस पूरे मैट्रिसेस में किसका अरेंजमेंट देख रहे हैं 1 का, बाकी दोनों जगह 1 कैसे डाल सकता हूं, एक ऐसे डाल सकता हूं, और कैसे डाल सकता हूं, दूसरे पेन से बता देता हूं, एक ऐसे डाल सकता हूं, क्या यहां 1 डाल सकता हूं, नहीं, क्या यहां नीचे नीचे 1 डाल सकता हूं, नहीं, कितने तरीके से डाल सकता हूं बाकी जगह 1, सिर्फ 2 तरीके से। तो 1 जितने तरीके से डलना था डल गया। अब अगला नंबर उठाते किसको, अल्फा। अब इसी में किसका अल्फा का अरेंजमेंट देख रहे हैं। अब अल्फा के लिए कितनी पोजीशन बची है बच्चों 2, तो 2C1 से एक कहीं पे बिठा दिया अल्फा, है ना, 2C1 में से कहीं से भी बिठा दिया क्या अल्फा। तो ये अभी यहां ऐसे ऐसे बिठा लो, मान लो ना अभी 1 1 ऐसे बैठ गए, मान लो यहां अल्फा बिठा दिया। अब मेरे को बताओ अल्फा को बिठाने की कितनी पोजीशन बच गई आपके पास, एक यहां डाल सकता हूं और यहां डाल सकता हूं, एक तरीका, और बताइए और कोई तरीका है क्या, यहां और यहां डाल सकता हूं, नहीं, 2 अल्फा लगातार हो जाएगा। क्या यहां और यहां डाल सकता हूं, नहीं, ये दोनों अल्फा अलग हो जाएगा। यहां और यहां डाल सकता हूं, नहीं, ये दोनों अल्फा अलग हो जाएगा। तो कितना तरीका है, एक ही तरीका है बच्चों अल्फा डालने का। फिर बाकी जगह सब जगह क्या डालना है, बीटा, उसको डालने का तरीका है, एक, खत्म हो गया। और किसी तरीके से 0 बना ही नहीं सकते। कितना हो गया 3 × 2 6 × 2 कितना 12 को कितने वेज से 0 हो सकता है 12। तो पी का आंसर क्या है 2 12, पी का आंसर 12 कौन से ऑप्शन में, बी में भी है सी में भी है। बच्चों थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा लेकिन
क्या करें, क्वेश्चन बहुत बड़ा था तो पेस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। अब अगला, द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस मतलब रोज और कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। यही बनाना है, टी से ही लेना है, वन अल्फा बीटा, ताकि ये क्या आ जाए, जीरो बन जाए, सीजे बराबर जीरो। सिर्फ इस बार कॉलम जीरो करना है, सेकंड ऑप्शन कर रहे हैं ना, क्यू को। इस बार किसको सिर्फ करना है जीरो, कॉलम को जीरो करना है। तो 1 2 3 1 2 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है बच्चों। तो सबसे पहले पहले कॉलम को सजाते हैं। किसको सजाते हैं, पहले कॉलम को। पहले कॉलम में 1 कितने तरीके से आ सकता है, 3C1, कहीं पे भी 1 डाल दो, ठीक। तो बाकी दोनों जगह क्या आना है, अल्फा और बीटा, ठीक है। अब सुन लो, तो 1 सजा दिए पहले कॉलम में। अब अल्फा सजाने के कितने तरीके हैं, 2C1। अल्फा पर सजाने के कितने तरीके, 2C1। मान लो अल्फा यहां डाल दिया, तो बीटा कहां डालेगा, ऑटोमेटिकली यहीं डालेगा। बीटा को डालने के कितने तरीके हैं, एक तरीके। ये पहला कॉलम सज गया बच्चों। अब दूसरा कॉलम सजाना है, लेकिन दूसरा कॉलम मन से नहीं सजा सकता, क्यों, मेरे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। तो ये जो कॉलम है ट्रांसपोज होके वही रो बननी चाहिए, मतलब ये 1 और अल्फा होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। बात समझ में आई, बोलो। अब बताइए, यहां पे अल्फा डालने के कितने तरीके, 1 तो डल गया, अब यहां तो कॉलम में अल्फा और बीटा डालना है, तभी तो कॉलम का सम जीरो होगा। तो यहां अल्फा डालने के कितने तरीके, सोचिए। मान लो अल्फा डालने के 2 तरीके आप सोच रहे हो, मान लो 2 तरीके सोच रहे हो, एक बार अल्फा यहां, बीटा यहां, ठीक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अनुसार ये बीटा डाला है, तो यहीं पे भी, यहां पे भी क्या डालना चाहिए, बीटा डालना चाहिए, है ना। और 1 बचा हुआ है ताकि ये भी 1 बने। तो ये क्या, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है क्या, हर कॉलम और हर रो सेम है, मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेम है, सेकंड कॉलम सेकंड रो सेम है, थर्ड कॉलम थर्ड रो सेम है, ये तरीका सही है। तो एक तरीका तो ये हो गया, क्या किया, अल्फा यहां डाल दिया तो बीटा यहां डल गया, और ये। अब दूसरा तरीका सोचो, अल्फा मैंने यहां डाल दिया मान लो, तो बीटा मैंने यहां डाल दिया, तो अब मेरे को अल्फा कहां डालना पड़ेगा, यहां डालना पड़ेगा। तो बीटा 1 कहां डालेगा, यहां। तो अब बताओ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है क्या, देखो। लेकिन सम जीरो नहीं हो रहा है, ये सीजे जीरो नहीं हो पा रहा है। तो वहां पे कितने तरीके से डाल सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीके से, सेकंड स्टेज पे। 2 तरीके से अल्फा नहीं डाल सकता, क्यों, आगे चल के वो क्या नहीं बन रहा है, सिमेट्रिक नहीं बन रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 6। बात समझ में आई। तो क्या था, Q का आंसर है 6, तो Q का 4। कौन कौन से ऑप्शन है बच्चों, बी और सी, ठीक। नेक्स्ट, लेट R बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन दिस, इस पे कितने कितने एक्स वाई जेड ऐसे होंगे ताकि इन दोनों ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन को थोड़ी बड़ी लिख देते हैं, m इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू A12 माइनस A13 A23। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने एलिमेंट्स होंगे ये पूछ रहा है, कितने ऐसे m हो सकते हैं। m एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ 4 रहता है, तो उससे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं बच्चों। अब अगर मैं यहाँ पे A12 लिखा तो यहाँ माइनस ऑफ A12 लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ A13 लिखा तो यहाँ पे माइनस ऑफ A13 लिखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ A23 लिखा तो यहाँ पे माइनस ऑफ A23 लिखना पड़ेगा। दिस इंटू एक्स वाई जेड बराबर दिस। ऐसे कितने मैट्रिसेस हो सकते हैं ताकि ये और ये हो। अच्छा, इसके एलिमेंट कहां से डाल सकते हैं, इसके एलिमेंट जब आई जे से बड़ा है तब टी से डालना है, वरना जो डालना है डालो। क्या लिखा हुआ है, ए आई जे बिलोंग्स टू टी फॉर आई ग्रेटर देन जे, मतलब जिसमें आई ग्रेटर देन जे है उसके लिए 1 अल्फा बीटा से डालना है, बाकी जहां डालना है वहां वैसे डालो। खैर बच्चों, इसके कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, कैसे सॉल्यूशन होते हैं, 1 इंफिनिटी ये वो फलान ठिकाना, वो हम क्रेमर्स रूल इस्तेमाल करते हैं। तो कैसा हो गया ये, डी एक्स बराबर होता है D1
डी वाई बराबर होता है D2, डी जेड बराबर होता है D3। क्रेमर्स रूल से कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। डी क्या होता है? इसी के डिटर्मिनेंट को डी बोलते हैं। क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है? यस, एक ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो बच्चों ये सब तो जीरो होने वाले हैं, लेफ्ट साइड तो जीरो होने वाला है, तो राइट साइड अगर जीरो, राइट साइड भी जीरो हो गया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर डी जीरो है एंड D1, D2, D3 सब जीरो हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और अगर डी जीरो है, जो कि है, क्यों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, और इनमें से कोई भी एक D1 या D2 या D3 और क्या हो जाए? नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, तो राइट साइड जीरो हो रहा है, लेफ्ट साइड जीरो नहीं हो रहा, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, तो खैर तो हम लोग कहां थे? तो अब बस तो देखो, एक बार यहां से भी एनालाइज करके आप टिक लगा सकते थे। आर के कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? देखो 1 और 3। आर के लिए कौन कौन सा दिया? बी और सी सही हुआ ना अभी तक, 1 और 3। आर का 1 मतलब वन सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन वाला केस कैंसिल हो चुका है क्योंकि डी इज नॉट इक्वल जीरो। बात समझ में आई? पक्का? तो कौन सा आंसर होगा? 3, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ही आंसर होगा, ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि जीरो वाले तो ऑप्शन मैच किया नहीं है। लेकिन क्यों होगा अब ये भी देख लेते हैं। D1 मतलब क्या होगा? ये जो है ये फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देगा, तो D1 क्या बनेगा? देखो जीरो नहीं, ये रिप्लेस हो जाएगा फर्स्ट, तो कितना बनेगा? A12 0 -2 A3, और ये भी सेकंड कॉलम भी क्या है? सेम। जब दो कॉलम सेम होते हैं तो डिटरमिनेंट क्या होता है बच्चों? जीरो। दो कॉलम सेम होते हैं तो डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो, तो D1 जीरो होगा। अब D2 के लिए देखिए, D2 के लिए इसी को रिप्लेस करोगे इसी से, तो सेम ही चीज है ना, तो अगर पहले D जीरो था तो D2 भी जीरो होगा। सिमिलरली आप चेक कर लेना, D3 भी जीरो हो जाएगा। क्यों? ये वाला कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम हो जाएंगे तो भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब तीनों के तीनों डिटरमिनेंट जीरो है, तो तीनों जीरो मतलब ये किसका केस है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगला कौन सा क्वेश्चन है? अगला कौन सा पार्ट है? मैट्रिक्स, लेट M be matrix with entries from T Ri 0 and then the absolute value of mod M क्या होगा? रो का डिटरमिनेंट जीरो है तो मॉड M क्या होगा? तो 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा, रो का सम जीरो है ना, जीरो, तो इसका मॉड M क्या होगा? तीनों रो सेम है तो डिटरमिनेंट क्या आने वाला है? जीरो। तो ऑप्शन आर का 2 होगा। कहां गया सवाल? नहीं मतलब एस का 5 0। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अच्छा, आप RI 0 दूसरे तरीके से करके डिटरमिनेंट निकाल लो, आंसर जीरो ही आना है। ओके, कोई इशू नहीं ना? मान लो अगर आप दूसरे तरीके से लिख रहे हो 1 अल्फा बीटा 1 बीटा 1 अल्फा, सर ऐसे भी तो जीरो हो रहा है, क्या इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा? यस जीरो होगा। कैसे? C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख दो, है ना? तो जब तीनों को C1 में ऐड कर दोगे तो मिलेगा 1 अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या मिलेगा? अल्फा बीटा 1 अल्फा। ये क्या है सम? जीरो। एक पूरा कॉलम 1 हो गया तो जीरो हो गया, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। तो डिटरमिनेंट तो जीरो होना ही होना है। एक तीनों को एक ही कॉलम में ऐड कर दोगे तो पूरा एक कॉलम जीरो हो जा रहा है, तो डिटरमिनेंट तो जीरो होना ही है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो होगा। ओके, कोई इशू? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। लेट द स्ट्रेट लाइन टचेस अ सर्कल विद सेंटर 0, अल्फा। तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, y इक्वल्स टू 2x एक लाइन हो गई, है ना? ये लाइन हो गई क्या बच्चों? y इक्वल्स टू 2x, इसका स्लोप हो गया y इक्वल्स टू 2x। टचेस द सर्कल एट, तो ये सर्कल बना दिए, ये इसका सेंटर है 0, अल्फा, इसको टच कर रहा है एट पॉइंट A1। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? A1। ठीक, ओके।
और लेट B1 बी द पॉइंट सच दैट ए B1 इज डायमीटर, मतलब ये यहाँ पे ऐसा बनाए तो B1 डायमीटर बनना चाहिए, और ए अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 5 दिया हुआ है। अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 5 दिया हुआ है, और आपको पूछा है किसके बारे में, सब चीज के बारे में, अल्फा आर A1 आर ये सब। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये वाली लाइन का A1 B1 लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। A1 B1 लाइन का क्या करते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, उसका स्लोप हो जाएगा बच्चों -1/2, उसका स्लोप हो जाएगा कितना, -1/2, और पॉइंट पास हो रहेगा 0, अल्फा से, तो y माइनस अल्फा इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0, तो कितना आएगा y माइनस अल्फा इज इक्वल टू -x/2। ठीक, अब उसका इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों हम लोग, किससे, इस लाइन के साथ y इज इक्वल टू 2x के साथ, ताकि ये जो पॉइंट निकले वो क्या हो, अल्फा ही हो, मतलब A1 हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो किससे इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, y इज इक्वल टू 2x से, तो अगर यहाँ 2x डाल दूं तो क्या मिलेगा, 2x माइनस अल्फा इज इक्वल टू -x/2, तो हो जाएगा 2x प्लस x/2 इज इक्वल टू अल्फा, तो 5x/2 इज इक्वल टू अल्फा, तो x इज इक्वल टू 2 अल्फा/5, है ना, x इज इक्वल टू 2 अल्फा/5, कोई इशू किसी को, है ना, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अल्फा/5। तो ये तो अपन किससे निकालिए, दोनों का इंटरसेक्शन, ये A1 के कोऑर्डिनेट्स पता चले अभी, लेकिन पूरे पता नहीं चले। दूसरा बच्चों, सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा, वो भी कर सकते हैं, तो सेकंड चीज वो लगा रहे, तो डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, सेंटर, सेंटर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है 0, वाई कोऑर्डिनेट है अल्फा, तो y इज इक्वल टू 2x लाइन हो गई ना, तो लिख देंगे माइनस अल्फा अपॉन √1² प्लस 2², ऐसा लिखेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ना इसको लगाना आता हो आप लोगों को, इसमें इसका 0, अल्फा से डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, तो ऐसे ही लगाओगे आप, तो कितना होगा r माइनस अल्फा बाई √5, तो कितना आ गया r इज इक्वल टू अल्फा √5, तो √5 r हो गया अल्फा, अल्फा क्या हो गया, √5 टाइम्स r। अब एक रिलेशनशिप दिया हुआ बच्चों अल्फा और r का, क्या कि अल्फा प्लस r इज इक्वल टू 5 प्लस √5, यहां डाल देते हैं, तो अल्फा प्लस r इज इक्वल टू 5 प्लस √5, अल्फा की जगह डाल देंगे √5r प्लस r इज इक्वल टू 5 प्लस √5, दोनों में से क्या कॉमन है, √5 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, √5 प्लस 1, ये दोनों में से क्या कॉमन है, r कॉमन है, तो बचेगा क्या, √5 प्लस 1, √5 प्लस 1 √5 क्या हो गया, कैंसिल, तो r कितना निकला, √5, r √5 निकल गया बच्चा लोग, तो अल्फा कितना निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा 5, अल्फा 5 निकल गया बच्चों लोग, तो A1 कितना निकल जाएगा, x1 कितना हो जाएगा 2, और y1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब बच्चों ये पॉइंट निकला 2 4, 2 4 ये है 0 5, तो ये कितना होगा, सेंटर मिड पॉइंट होने के लिए -2 और 6, तो B1 हो गया -2 और 6, तो ठीक लगाएं, तो एक अल्फा की वैल्यू आई बच्चों क्या 5, r की वैल्यू क्या आई √5, A1 की वैल्यू क्या आई 2,5, B1 की वैल्यू क्या आई -2,3, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। बढ़े आगे, कोई दिक्कत किसी को, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या दिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16, लेट गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक लाइन L1 दिया है, एक लाइन L2 दिया हुआ है, इंटरसेक्ट, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, तो पहली लाइन क्या लिखा हुआ है, x प्लस 11/1 इज इक्वल टू y प्लस 21/2 इज इक्वल टू z प्लस 29/3, इसको बोल दिए गामा, इसको क्या बोल दिए गामा, या कुछ और लेटर बोल देते हैं भाई, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, p बोल दिए, है ना, तीनों इक्वल है, इसको p बोल दिए, तो यहां से x कितना निकल रहा है, p -11, y कितना निकल रहा है 2p -21, z कितना निकल रहा है 3p -29, ये क्या है
कोई भी कोऑर्डिनेट होगा लाइन का वो इस टाइप का ही होगा। किसका? लाइन L1 का। अब लाइन L2 के बारे में जानते हैं। लाइन L2 क्या लिखा हुआ है? x प्लस 16/3 इज इक्वल टू y प्लस 11/2 इज इक्वल टू z प्लस 4/गामा इज इक्वल टू q बोल दिए। अब यहां से x क्या निकल रहा है बच्चों? 3q माइनस 16, y क्या निकल रहा है? 2q माइनस 11, z क्या निकल रहा है? गामा q माइनस 4। अब बच्चों दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है, तो जहां इंटरसेक्ट होगी वहां पे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो हम क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे, y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे, वहां से p और q निकालेंगे और z वाले में डाल देंगे, वहां से गामा निकल जाएगा। चलिए, तो क्या है पहला इक्वेशन? p माइनस 11 इज इक्वल टू 3q माइनस 16। तो यहां से अल्टी पल्टी करोगे तो 5 इज इक्वल टू 3q माइनस p निकल रहा है, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या बना बच्चों? 2p माइनस 21 इज इक्वल टू 2q माइनस 11। अल्टी पल्टी करेंगे अगर तो यहां से निकलेगा 2p माइनस 2q इज इक्वल टू 10, p माइनस q इज इक्वल टू 5। ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं? ऐड, तो p p कट जाएगा, तो 2q इज इक्वल टू 10 निकलेगा, q इज इक्वल टू 5 निकलेगा। पक्का? इफ q इज इक्वल टू 5 तो p इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 10 निकल जाएगा। ठीक, अब अपन क्या करेंगे? z के लिए काम चलाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? q 3 इंटू 10 माइनस 29 कितना हो गया? 1। और गामा इंटू q कितना निकला है बच्चों अपना? 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो यहां से गामा कितना निकलेगा? 1। ओके, मतलब ये बराबर 1 है। तो दूसरी लाइन भी पूरी तरीके से निकल गई अपनी। बढ़े आगे, अब देखते हैं मैच द कॉलम में पूछा क्या क्या है। गामा इक्वल्स क्या निकला बच्चों हमारा? 1। तो p का 3 कौन कौन से ऑप्शन में बच्चों? देखो, a में, c में, d में। अब ए पॉसिबल चॉइस फॉर यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर पे इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है क्या? इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यस, इसका मैग्नीट्यूड 1 है ना। तो q का क्या? 4। देखो q का 4 किस पे? a में और c में। OR1 इज इक्वल टू R1 क्या है? इंटरसेक्शन का पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या निकला है? देखो, z तो निकला है 1, ये कितना निकलेगा? ये भी 1 निकलेगा, नहीं ये -1 निकलेगा बच्चों, और ये भी क्या निकलेगा? -1। ठीक है, तो OR1 क्या निकलेगा? -i माइनस j प्लस के। क्या निकलेगा? OR1 क्या निकलेगा? -i माइनस j प्लस के। कौन सा ऑप्शन? R का 1। कौन से ऑप्शन में बच्चों? R का 1। देखो तीनों में। अब एस OR डॉट n, इन दोनों को डॉट कर दो यार, कितना निकलेगा? -1/√6 प्लस 2/√6 प्लस 1/√6। ये दोनों घट गया, तो मिल रहा क्या? 2/√6। इसको क्या लिख सकता हूं? √4/6। इसको क्या लिख सकता हूं? 2/3। ऑप्शन 5। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों टोटल मिला के? क्लैरिटी है? कोई इशू है? नहीं है? बढ़ो आगे। तो बच्चों अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। F लिखा हुआ है, डोमेन भी ऑल है, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर, डोमेन भी ऑल और कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर। f ऑफ x दिया हुआ है, g ऑफ x दिया हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। h ऑफ x दिया हुआ है बहुत बड़ा सा। लेकिन इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि देखो जब लिस्ट जो मैचिंग करने है उसमें A0 B0 C0 ऐसा टाइप बता दिया है, तो जब 0 हो जाएगा तो फिर बड़ा सा कुछ बचेगा क्या? नहीं। तो हम लोग मैचिंग करना चालू कर रहे हैं, तो सबसे आसान से मैचिंग करना चालू करते हैं ताकि इजी जाए। तो कौन सा सबसे आसान जाएगा? S वाला। D1 डालूं और बाकी सब 0 डाल दूं, तो ये बाकी सब 0 डालूं, D1 डालूंगा तो h ऑफ x क्या उस समय क्या हो जाएगा? g ऑफ x। g ऑफ x है क्या? 1 माइनस 2 ऑफ x, 0 से लेके कहां तक बच्चों? 1/2 तक, और 0 अदरवाइज। तो यार इतना छोटा है, इतना प्यारा है, फिर से ग्राफ भी बना लो। तो 0 है, बहुत समय तक तो 0 ही है, इधर भी 0 है, और 1/2 के बाद भी 0 है। ठीक है, 0 पे कितना मिलेगा? 1। 1/2 पे कितना मिलेगा? 0।
तो ये बनेगा बच्चों ग्राफ ऐसा, है ना। ओके, अब मेरे से कोई पूछे एस के कौन कौन से ऑप्शन है मैच करने, देखो 2 3 4 और 3, तो 2 ऑन 2 है क्या, क्या सारी की सारी चीजें कवर हो रही है क्या, इसका कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, इसका कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, तो सारा रेंज में कवर हो रहा है क्या, नहीं, रेंज क्या है इसका, अगर कोई रेंज पूछे तो क्या है 0 से 1, 0 भी इंक्लूडेड 1 भी इंक्लूडेड, तो ऑन 2 तो नहीं है, तो एस का 2 तो नहीं है, मतलब ना तो ये ऑप्शन हो सकता है, बस और तो नहीं है। उसके बाद रेंज 0 से 1 है, तो रेंज 0 से 1 ये हो सकता है। डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं बच्चों डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, थ्रू आउट डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 से इधर पहले अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 मिलेगा, और इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 मिलेगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो उसी से ही गेम खत्म हो गया, है ना, एस का 4 वहीं से गेम खत्म हो गया, ऑप्शन सी। लेकिन फिर भी खेलना है तो थोड़ी देर और खेलेंगे। उसके बाद आसानी से कौन सा निकाल सकते हैं, ये वाला कर लेते हैं, आर वाला, A0 B0 C1 D0। तो C को अगर मैं 1 रख दूं और बाकी सबको 0 रख दूं तो h ऑफ x क्या मिलेगा, x माइनस जी ऑफ एक्स, क्या मिलेगा, x माइनस जी ऑफ एक्स। तो अब इसके लिए क्या क्या है, और के लिए कौन कौन सा ऑप्शन है, r का 2 होना चाहिए, ऑन 2 है कि नहीं ये बताना है भाई, ऑन 2 होगा ना, इसके कारण हो जाएगा ऑन 2, है ना, सारी चीजें कवर करेगा। और जी ऑफ एक्स ये तो 0 से 1 के बीच में होगा, बाकी जगह इधर भी 0 है इधर भी वो है, तो सब चीज कवर हो जाएगी, कोई इशू नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, ऑन 2 है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं कर रहा बच्चों चेक, आप लोग इच्छा करिएगा चेक करते रहिएगा। फिर अगला, ए को 1 रखे और बाकी सबको 0 रख दिए, अब इसको डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये चेक करना है, चलिए रख के देख लेते हैं। तो एच ऑफ एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, तो लिख देते हैं एक्स इंटू एक्स साइन 1/x व्हेन x ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू 0 के लिए 0 बोला है बच्चों, और x लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, x इंटू माइनस एक्स साइन 1/x। तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी कहाँ चेक करनी है, सिर्फ x इक्वल्स टू 0 पे चेक करनी है, LHD RHD। तो LHD, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, f ऑफ x कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x अपॉन एक्स, तो ये दोनों कट गया। अब ये 0 डालूंगा तो ये +1 -1 के बीच में रहेगा, और ये तो एक्जैक्टली 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0, LHG 0 है। सिमिलरली RHD क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x की जगह क्या डालोगे, x स्क्वायर साइन 1/x, f ऑफ 0 की जगह क्या डालोगे, 0 अपॉन x, तो ये भी क्या होगा, ये 0 और +-1, तो ये क्या मिला 0, तो LHD इक्वल्स टू RHD, LHD इक्वल्स टू RHD, इसलिए क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। तो भाई ये भी डिफरेंशिएबल होगा, तो ये भी सही है, तो 3, क्यू का 3। अब लास्ट क्या चेक करना है, ये आदमी P का 5, इसका रेंज 0 और 1 है कि नहीं, किसका, B वाले का, ये B को 1 रखेंगे तो मतलब h ऑफ एक्स उस समय क्या बनेगा, g ऑफ एक्स प्लस g ऑफ 1/2 माइनस एक्स। तो g ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, अभी लिखे हुए हैं अपन, 1 माइनस 2 ऑफ एक्स, 1 माइनस 2x व्हेन x किसके किसके बीच में बच्चों, x है 0 से 1/2 के बीच में, और 0 अदरवाइज क्या है 0। तो g ऑफ 1/2 माइनस एक्स क्या होगा, देखिए अगर 1/2 माइनस एक्स क्या होगा, एक बार देखते हैं ना आराम से, 0 अदरवाइज तो लिखी दो, x की जगह 1/2 ये डालना है, तो 2 1/2 माइनस एक्स, क्लियर है, x की जगह क्या डाल दिया 1/2 माइनस एक्स डाल दी, और यहां पे भी x की जगह क्या डाल दिए 1/2 माइनस एक्स, ठीक, और ये अदरवाइज। चलिए देखिए आगे बढ़ रहे बच्चों, अगले पेज में कर दे रहा हूं। तो g ऑफ 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो बचेगा क्या सिर्फ +2x, क्या बचेगा +2x, और इधर 0, इधर देखिए सबसे पहले -1/2 कर दे रहा हूं सब जगह, तो बनेगा -1/2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1/2 -1/2 0। अब माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1/2
माइनस एक्स और 0। तो ये भी किसके लिए, 0 से लेके 1/2 के लिए इच्छा है ये भी, और 0 अदरवाइज। और g ऑफ x भी किसके लिए था बच्चों, 1 - 2x, 0 से लेके 1/2 के लिए था। तो दोनों को ऐड करना आसान है कठिन है, आसान है, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दूंगा तो ऊपर मिलेगा बच्चों 1, क्योंकि -2x + 2x कैंसिल, और नीचे मिलेगा 0। तो रेंज में सिर्फ क्या आएंगे, 2 आदमी आएंगे, 0 और 1। तो इसका रेंज क्या होगा, 0 और 1 सेट में दोनों। तो आर पी का 5, तो ऑप्शन सी। तो बच्चों ये था पेपर 1 2024 का, और ये कंपैरेटिवली पिछले कई सालों के हिसाब से पेपर 1 वाज वेरी इजी, और मेरे हिसाब से कई लोग इसमें से 60 में 40-45 तो आराम से उठाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले पेपर में, जब अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे पेपर 2, वो थोड़ा चैलेंजिंग है। बाय।